स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 क्लास 9th के लिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम गणित के 25 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3, 1/3, उसके बाद √3 और पाई। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर तो आपको ही देना है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न हम बनाते हैं। अगला प्रश्न है 4/3 का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार के लिए यहाँ ऑप्शन है शांत, अनवसानी, आवर्ती, अनवसानी, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पर देखिए शांत का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी संख्या में 3 से अगर 6 में भाग दें तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। जो पूरा पूरा कट जाता है वो होता है शांत दशमलव। अगर नहीं कटता है तो अशांत होता है। अशांत का ही दूसरा नाम है अनवसानी। ठीक है, अशांत का दूसरा नाम क्या है, अनवसानी। जो नहीं कटेगा तो अनवसानी। इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है अनवसानी आवर्ती, एक होता है अनवसानी अनावर्ती। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसे हम 3 से अगर 4 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ 1 बच जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आगे अगर हमको भाग जारी रखना है तो यहाँ पे दशमलव लेना होगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9 आएगा। ऐसे करके अब आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगातार आते रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.3 और इस पर आवर्त लगा देते हैं। इसका मतलब 3 आगे आता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आता ही रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा आवृत्ति, यानी आता ही रहेगा। अगला संख्या जिस पे आवर्त लगा वो संख्या दोहराएगा, फिर आता ही रहेगा, तो ये आवर्ती होता है। अगर कोई ऐसा संख्या यहाँ पे आ जाता जो आता नहीं रहता लेकिन ये कटता नहीं, तो ये होता अनावर्ती। तो यहाँ पे तो एक ही संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। तो इसके बारे में आप कक्षा में डिटेल में पढ़े होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न आपको देख करके पता चल गया होगा कि यह फार्मूला पर आधारित है। जो फार्मूला होता है a+b इंटू होता है a-b। देखिए इसी पे ये आधारित है। तो इसके बराबर क्या होता है, a² - b²। a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों का आधार सेम है और बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आधार का कॉमन लेते हैं और भाग रहने पर पावर में से पावर को घटाते हैं। तो 6/5 में से घटाएंगे 1/5 को, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 में से यहाँ पे सीधा सीधा देखिए दोनों का लॉस ऑफ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में अगर घटाएंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो 5 कट जाएगा, यानी 7/1 मतलब 7 ही आ जाएगा इसका मान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह से अगला बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है, इसका घात पूछा जा रहा है। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका घात 5 है, उसके बाद 4 है, और इसमें कोई घात नहीं है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 5। तो इसका मतलब इसका घात होगा 5। तो बहुपद का घात कौन होता है, जो सबसे बड़ा घात होता है, महत्तम घात होता है, वही उसका घात कहलाता है। तो जो सबसे बड़ा पावर में संख्या रहेगा वही उसका घात हो जाता है। तो यहाँ पे 5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसका एक शून्यक है। तो शून्यक कैसे निकालना है, 2x + 1 का शून्यक निकालना है। तो इसके बराबर 0 लेना है। अब यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये +1 को इस साइड लाएंगे, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से x का अगर मान निकालेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे पूछ रहा है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक, देखिए x² को किससे गुणा किया गया है। तो x² में कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 1 है,
और उसमें माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें कह रहा x+1 से भाग देने पर शेषफल। तो भाग देने का दो तरीका है, एक तो x+1 से यहाँ पे इस तरह से भाग दे सकते हैं, तो ये तो बड़ा सा बन जाएगा। तो इसके लिए हम आसान तरीका क्या है कि x+1 का शून्यक निकाल लेते हैं और उसका मान रख देते हैं सवाल में। तो यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा -1, ठीक है। x का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पे -1 निकल जाएगा। देखिए x+1 बराबर 0 अगर लेते हैं तो यहाँ से x का मान -1 आएगा। अब यह मान इसमें रख देना है। देखिए पहले x है तो x की जगह कितना रखेंगे -1 पर पावर 3, फिर प्लस, फिर 3x² है तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3x है तो 3 इंटू -1 हो जाएगा, और फिर +1। यहाँ से इसका मान निकालिए, -1 पर पावर 3 है तो ये -1 ही होगा, फिर प्लस यहाँ पे -1 पर स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि सम संख्या है पावर में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और +1। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया सवाल। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वाला दोनों को लेते हैं तो -1 और -3 हो जाएगा -4, और इधर हो गया 3 और 1 4, तो +4 -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, सर्वसमीका इसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में यह फॉर्मूला है, तो इसका ये फॉर्मूला है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पूछ रहा है कि इस रूप में व्यक्त करने पर ABC का मान क्या होगा। तो इन सभी का गुणांक लिख लीजिए तो मान आ जाएगा। यहाँ x का गुणांक क्या है, कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब x का गुणांक क्या है 1 है। फिर देखिए y, ये हो गया x बराबर, x का गुणांक क्या है 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा संख्या जो है y/5, तो इसका गुणांक क्या है -1/5, और तीसरा है -10। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो जाएगा c। तो इसका मतलब है इसमें जो है सही आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान आता है, सभी का गुणांक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख क्या होगा। तो अगर इस तरह से समीकरण है तो यहाँ पर इसका आलेख क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हल है, ऑप्शन हमारे सामने है तो इसका हल निकालिए। देखिए यहाँ पे x - 2y बराबर है 4, तो पहला ऑप्शन से इसको बनाइए। तो यहाँ पे x कितना दिया है 4, माइनस यहाँ 2 है, y कितना दिया है 0 बराबर है 4। यहाँ देखिए 4, यहाँ पे -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर हो गया 4। तो 4 बराबर 4, इसका मतलब कि पहला ही ऑप्शन सही है, तो इसको ऑप्शन से आप ट्राई कर लेंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया हमारा सवाल, 3y बराबर ax + 7। अब हमें x कितना दिया है, पहला x अक्ष होता है, फिर दूसरा y अक्ष। तो x कितना दिया है 3 और y दिया है 4, तो x की जगह 3 रखना है और y की जगह 4 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 3, y की जगह 4 रख देते हैं, फिर यहाँ पे a रहने देते हैं, x की जगह कितना रखना है हमें 3 रखना है +7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 12 हो गया, इधर हो गया 3a + 7। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 7 को इस साइड लाते हैं तो ये 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, 5 बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे इस तरह से रहता है, ठीक है, x1 और ये होता है y1। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोला जाता है, और उसका क्या होता है निर्देशांक 0 0 होता है।
एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। कितना होगा? एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप कितना होता है? एक्स और 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दो भिन्न संख्याओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? तो अगर दो अलग अलग संख्या है तो उसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 1। ठीक है। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। दो भिन्न न्यून कोण अगर होगा तो उसका अंतर भी क्या हो जाएगा? एक न्यून कोण ही होगा। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम का कोण। जैसे मान लीजिए 80 लिए, दूसरा ले लेते हैं 40, तो इसको अगर अंतर निकालेंगे 40 आएगा, ये भी एक न्यून कोण ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण कहलाते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोला जाता है? पूरक कोण बोला जाता है। अब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। x का मान यहाँ हमें निकालना है। देखिए x कहाँ है? यहाँ पर। तो इसको मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए तिर्यक रेखा है, इसमें समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो दोनों कोण बनता है समांतर रेखा पर, तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें देखिए ये कोण और ये कोण क्या है? संगत कोण है। संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 130 है, तो ये भी हो जाएगा 130। हमें इस साइड का निकालना है, तो दोनों मिला के कितना हुआ था? दोनों का 180 होता है, तो 180 में से 30 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा है, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी डी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, ये हो गया ए बी सी, और इसके बाद ये हो गया पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर है, ठीक है। बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर, ये भी ठीक है। ए सी बराबर पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का मान जो दिया है सर्वांग के रूप में, वो सही हो जाएगा। तो सही क्या है? देखिए बी सी बराबर क्यू आर है ना, बी सी बराबर क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कर्ण ए सी बराबर कर्ण डी एफ तथा अन्य दो भुजाएं। तो यहाँ पे देखिए जब समकोण कर्ण दिया है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज सर्वांग होते हैं ना, तो उसमें आर एच एस प्रतिबंध लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब समकोण त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उसमें कौन सा प्रतिबंध लगता है? आर एच एस प्रतिबंध। तो ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। त्रिभुज के अगर किसी दो भुजा का योग होगा तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। अगर समचतुर्भुज है तो उसका विकर्ण कैसा होगा? वह समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज ये इस तरह से होता है, इसका विकर्ण इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? लंब होते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है? तीसरी भुजा के आधा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज होता है। क्या हो जाएगा? आयत। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन का आंसर आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में 25 से आगे हम 26 से 50 तक के प्रश्नों के आंसर बताएंगे। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर